कुछ लोग ट्रेकिंग करने के लिए एक बहुत ही घने जंगल वाले पहाड़ पर जाते हैं। लेकिन वहां के आसपास के लोगों का यह कहना था कि इस जंगल में बहुत सारी बुरी आत्माएं रहती है और जो भी रात को उस जंगल में रुकता है वो आत्मा उस इंसान को नहीं छोड़ती। उस जंगल में जाने वाले लोगों को बहुत ही अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती है। तो दोस्तों फिर भी ये लोग उसी खतरनाक पहाड़ पर ट्रेकिंग करने के लिए क्यों जाते हैं और उस जंगल में ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से लोग वहां पर जाने से डरते हैं। क्या सच में वहां पर कोई भूत है या फिर वहां पर कोई और ही राज छुपा है। यही देखेंगे हम आज की हॉरर थ्रिलर कहानी में जिसका नाम है विवेसिनी। दोस्तों इस कहानी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी अलग है जिसे देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ के हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव की एक लड़की से। उसके घर वालों का मानना होता है कि उस लड़की के अंदर एक बुरी आत्मा आ गई है जिस वजह से वो लोग तांत्रिकों को बुलाकर उस लड़की के साथ पूजा पाठ करने लगते हैं और उस बुरी शक्ति को एक डॉल के अंदर कैद कर लेते हैं। अब उसके बाद वो तांत्रिक अपने शिष्यों के साथ उस डॉल को लेकर कहीं दूर जाने लगता है, मतलब कि एक बहुत ही घने जंगल के अंदर। अब फाइनली ये लोग नाली वेनु नाम के एक एरिया के पास पहुंचते हैं और इस जगह पर एक अजीब सा पेड़ होता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी तरह की एंट्रेंस हो, किसी अलग तरह का दरवाजा जो कि यू शेप में बना होता है। यहाँ पर ये तांत्रिक उस डॉल के साथ कुछ रिचुअल्स वगैरह करने लगते हैं और हम देखते हैं कि उस पेड़ के पास एक हुक लटका हुआ होता है। अब वो तांत्रिक उस डॉल को उस हुक की तरफ फेंकते हुए बाकी लोगों से कहने लगता है कि आज के बाद ये बुरी आत्मा उस लड़की को नहीं सताएगी और उसी तरह से कोई भी लड़की इस जंगल की ओर नहीं आनी चाहिए। अगर यहाँ पर कोई लड़की आएगी तो ये बुरी आत्मा उसके शरीर पर कब्जा कर लेगी। खैर अब उसके अगले सीन में हमें शक्ति नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है और यही हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है। शक्ति के फादर का नाम होता है जयराम और फिलहाल जयराम अपने घर पर लगे हुए नारियल के पेड़ का ट्रीटमेंट कर रहा होता है। वो वहाँ के लोगों से कहने लगता है कि ये पेड़ भी हम इंसानों की तरह ही एक दूसरे से बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके अपना संदेश पहुंचाते हैं। सो फिलहाल ये नारियल का पेड़ अपनी बीमारी दूसरे पेड़ को बता रहा है और ऐसा करने से वो दूसरा पेड़ इसको ठीक कर देगा और ये पेड़ों का कम्युनिकेशन इंसान समझ नहीं सकता। अब इसी बातों के दरमियान शक्ति वहाँ पर आती है। अब यहाँ पर जयराम लंगड़ाते हुए शक्ति के पास आता है तो शक्ति हैरान होकर अपने पापा से पूछने लगती है कि पापा आपके पैर को क्या हो गया, आप लंगड़ा क्यों रहे हो। इस तरह से वो जयराम के पैर को चेक करने लगती है तो वो देखती है कि जयराम का अंगूठा जख्मी होता है। शक्ति कहती है कि पापा चलिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, लेकिन जयराम कहता है कि अरे बेटा कुछ नहीं, छोड़ दो, ये तो छोटी मोटी जख्म है, एक दो दिन में ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पर बाप और बेटी का कैरेक्टर टोटली डिफरेंट होता है। शक्ति हर एक चीज को कैजुअली लेती है लेकिन जयराम किसी भी चीज को कैजुअली नहीं लेता। वो तो थर्रली उसके बारे में स्टडी करता है और उसके बाद जाके एक नतीजे पर पहुंचता है। खैर अब उसी रात जयराम के पैर से खून बहने लगता है और ये देखकर शक्ति जयराम को जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाती है। अब यहाँ पर चेक करने पर डॉक्टर जयराम को बताते हैं कि देखिए अब आपको कुछ दिनों तक आराम करना होगा, इस हालत में आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जयराम को रेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अब घर पर आने के बाद जयराम अपनी बेटी शक्ति को उस गांव के बारे में बताने लगता है जो मूवी के स्टार्टिंग में हमको दिखाया गया था। जयराम वहां पर जाकर ये प्रूव करना चाहता है कि उस जंगल में ऐसी कोई भी बुरी शक्ति नहीं है, वहां पर कोई भी आत्मा नहीं है और ये सारी चीजें वहां की महिलाओं को दबाने के लिए की जा रही है और उस साजिश के पीछे वहां पर रहने वाले मर्दों का हाथ है। वहां के मर्दों को कहीं पर भी जाने की परमिशन है लेकिन महिलाओं को नहीं। तो अब यहाँ पर 3 हफ्तों बाद जयराम ने एक ग्रुप के साथ उसी जंगल में ट्रिप पर जाने का डिसाइड कर लिया था। वहां पर जाकर वो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने वाला था और अब वो ढंग से चल भी नहीं सकता। अब जयराम अपने इसी काम को ना रोकने के लिए अपने बेटी से कहता है कि बेटी मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, उस ग्रुप के साथ मेरे बदले में तुम जाओ। अब शक्ति पहले तो मना कर देती है लेकिन बाद में मान जाती है। जयराम शक्ति से कहने लगता है कि तुम अपने उस ग्रुप के लोगों से ये मत बताना कि तुम वहाँ पर किस काम से जा रही हो, मतलब कि ये भूत प्रेत की कहानी उन्हें मत बताना। वहां पर ट्रैकिंग करते हुए तुम अपने तरीके से काम करते रहना। खैर अब उसके अगले सीन में हमें ट्रैकिंग वाले ग्रुप को दिखाया जाता है। इस ग्रुप में टोटली 5 लोग होते हैं और उनके लीडर का नाम होता है रुद्रा। अब शक्ति के अलावा यहाँ पर बाकी के 4 लोग ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस करने के लिए आए होते हैं। अब इसी दरमियान में वरुण नाम के एक बंदे को एक सफेद पत्थर मिलता है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। अब ये देखकर रुद्रा वरुण को डांटने लगता है कि फटाफट से तुम उस पत्थर को फेंक दो, किसी ने उस पत्थर के ऊपर कुछ काला जादू किया हो सकता है, सो बुरी शक्ति तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकती है। मतलब कि रुद्रा इन सारी चीजों को मानता है, वही भूत प्रेत काला जादू स्पिरिट वगैरह।
अब उसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि एक पेड़ के पास कुछ थैले लटके हुए हैं और वो भी खून से लथपथ। उन थैलों में से बहुत ही बदबू आ रही होती है। तभी मारन नाम का एक बंदा इस चीज को देखकर उन्हें बताता है कि गांव में जब भी कोई गाय बच्चा जन्म देती है तो वेस्टेज को ऐसे ही डिकम्पोज किया जाता है। मतलब कि एक कॉमन बात है, हर गांव में ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पर इस गांव वालों ने उसे कवर करके रखा था, जिसकी वजह से अभी तक डिकम्पोज नहीं हुआ था और उसकी बहुत ज्यादा बदबू भी आ रही है। इस तरह से मारन अपने टीम मेंबर को ये सारी बातें बताते रहता है। अब उसके बाद ये लोग चलते चलते उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई थी। ऐसे पेड़ जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि कोई दरवाजा हो। अब मीना नाम की एक लड़की उस जगह पर जाने लगती है कि तभी रुद्रा मीना को रोकते हुए कहता है कि मीना वहीं पर रुक जाओ, वहाँ किसी की बुरी आत्मा भी हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो वह आत्मा तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लेगी, इसलिए वापस आ जाओ। इस तरह से जब ये लोग पीछे पलटकर जा रहे होते हैं तो शक्ति लेट से आकर दोबारा से उसी जगह पर जाने लगती है। तभी उसके बॉटल का ढक्कन नीचे गिर जाता है और वो थोड़ा आगे जाकर उस ढक्कन को उठाने लगती है। अब उस पेड़ के पास एक हुक होता है ना, वो हुक शक्ति को टच करने लगता है और दोस्तों वहाँ पर जो डॉल होती है शक्ति अनजाने में उस पर पैर रख देती है। तभी यहाँ पर रुद्रा शक्ति को देखकर डांटने लगता है, क्या अब तुम्हें भी अलग से डांट कर बताना होगा कि वहाँ से वापस आ जाओ, चलो फटाफट वहाँ से आ जाओ। गाँव वालों ने उस जगह पर कुछ रिचुअल्स करके रखे हैं, लेकिन शक्ति तो इन भूत प्रेतों को नहीं मानती थी। अब रात होने के बाद ये सारे लोग किसी पहाड़ के ऊपर जाकर अपना अपना टेंट लगाने लगते हैं। अब वहां से नीचे देखने पर रुद्रा को एक बहुत बड़ा आश्रम नजर आता है। वरुण रुद्रा से पूछने लगता है कि इतने घने जंगल में इन लोगों ने आश्रम बना दिया, किससे परमिशन ली इन लोगों ने? जंगल का आधा हिस्सा तो इन्हीं लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो रुद्रा कहने लगता है कि नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, यहाँ पर आश्रम बनाने के बाद से ही जंगल में पेड़ को काटना बंद हो गया है, शिकार भी बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो वरुण पूछने लगता है कि पेड़ों को काटने से रोकना, हंटिंग करने से रोकना, ये सब कुछ तो फॉरेस्ट ऑफिसर का काम है, इसमें ये आश्रम वालों का क्या रोल है? ये सारा आश्रम तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उल्टा इस आश्रम की वजह से ही जंगल के जानवरों को तकलीफ हो सकती है। अब इसी बातों ही बातों में इन लोगों को ये बात पता चलती है कि कल इनके साथ जो गाइड आने वाला होता है वो कुछ कारणों की वजह से यहाँ पर नहीं आ रहा और उसी वक्त वहाँ पर एक पेड़ से चिड़ियों का घोंसला नीचे गिरता है। अब ये देखकर सारे टीम मेंबर अच्छा सा प्लान बनाकर उस घोंसले को उसी जगह पर रख देते हैं। अब उस पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए ये लोग उस पेड़ पर छोटे से होल्स बना देते हैं ताकि उन्हें सपोर्ट मिले और वो पेड़ पर चढ़ सके। अब उसके थोड़ी देर बाद मीना के नाक में कुछ चला जाता है। मीना जब साफ करने के लिए जा रही होती है तभी मीना को ऐसा एहसास होता है कि पीछे ने उसको किसी ने टच किया। जब वो पलटकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता और उसी तरह से वरुण को भी यहाँ पर ऐसी चीजों का एहसास होने लगता है जैसे कि वरुण के आसपास कोई है। इसलिए ये लोग फटाफट से अपने टेंट के पास आ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद इन पांचों लोगों के साथ अजीब अजीब सी घटनाएं घटने लगती है। उनमें से हर एक बंदे को बहुत ही डरावनी चीजें नजर आती है और उन चीजों को देखकर ये पांचों लोग जंगल में पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि इन लोगों के साथ क्या हो रहा है। जब सुबह इन लोगों की आंख खुलती है तो ये लोग अपने आप को अलग अलग जगहों पर पाते हैं। अब रुद्रा शक्ति से कहने लगता है कि लगता है कल रात हमारे ऊपर किसी बुरी आत्मा ने अटैक किया है, इसलिए हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो रही थी और वो बुरी आत्मा अलग अलग रूप में आकर हम लोगों को सताने लगी, जिस वजह से हम जंगल की तरफ भाग गए और यहाँ पर बेहोश होकर गिर गए। अब इसी दरमियान में मीना शक्ति को आवाज देने लगती है, मतलब कि मीना किसी दूसरी जगह पर थी। मीना की आवाज सुनकर जब शक्ति मीना की ओर जाती है तो मीना के पास उसकी पैंट मौजूद नहीं होती। भागते समय कल रात कहीं गुम हो गई। तो शक्ति अपना जैकेट निकालकर मीना को पहनाती है, फिलहाल सेफ्टी के लिए। अब उसके बाद ये पांचों लोग धीरे धीरे अपने टेंट की तरफ जाने लगते हैं और इसी दरमियान में शक्ति बाकी के लोगों से कहती है कि मुझे पहले से पता था कि यहाँ पर कोई बुरी शक्ति है। इसके बारे में मुझे मेरे पिताजी ने कहा था और उनके ही कहने पर मैं यहाँ पर आई हूँ, यही प्रूफ करने के लिए कि इस जंगल में कोई भी बुरी शक्ति नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा था कि ये सारी बातें छुपा कर रखना, वरना वो लोग पहले से घबरा जाएंगे। अब ये बात सुनने के बाद रुद्रा शक्ति को डांटने लगता है कि तुम्हें पहले ही पता था तो हमें भी पता देना चाहिए था। अब यहाँ इस तरफ हम देखते हैं जयराम किसी जर्नलिस्ट को अपना इंटरव्यू दे रहा होता है। कहने लगता है कि 20 साल पहले इन आश्रम वालों ने जंगल को खत्म करके अपना आश्रम वहां पर बनाया और आश्रम बनाने के बाद वो धीरे धीरे बाकी की प्लेसेस को भी कवर करने लगे और जगहों को ऑक्यूपाई करने लगे। तो अब यहाँ पर नेचर को बर्बाद होता हुआ देखकर गांव वालों ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, उस आश्रम के लोगों के खिलाफ खड़े हो गए। अब उन गांव वालों के साथ में शक्ति की मां ने पार्टिसिपेट किया था। अब शक्ति की मां एक सोशल एक्टिविस्ट होती है तो वो गांव वालों के साथ मिलकर वहीं पर धरना देने लगती है। गांव वालों को इंसाफ देने के लिए दिन रात मेहनत करने लगती है। लेकिन उस वक्त बड़े बड़े लोग आश्रम के सपोर्ट में थे,
जैसे कि पुलिस वाले, पॉलिटिशियन। तो तभी एक दिन जयराम को एक अंदर की बात पता चलती है कि आश्रम के सामने जो लोग धरना दे रहे हैं उन लोगों का एनकाउंटर कर दिया जाए। अब जयराम यही बात अपनी पत्नी को बताने लगता है, लेकिन शक्ति की माँ इन सारी बातों को इग्नोर करके गांव वालों की मदद करने लगती है। वो वहां पर धरना देने के लिए जाती है। लक्ष्मी की माँ यही सोच रही होती है कि धरना देने पर भला कोई एनकाउंटर करता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लाठीचार्ज हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिचुएशन कुछ अलग ही होती है। वो पुलिस वाले काफी सारे लोगों को मार देते हैं और वो भी बहुत ही बेरहमी से। अब लाठीचार्ज और एनकाउंटर की वजह से उसमें शक्ति की माँ भी मारी जाती है। सिर्फ शक्ति की माँ ही नहीं बल्कि 8 लोग मारे जाते हैं। और इस हादसे के बाद से ही शक्ति की माँ कहीं नजर नहीं आई। मतलब कि जयराम को अपनी पत्नी की लाश भी नहीं मिली। उसका क्या हुआ उसे कुछ भी पता नहीं चला। इस तरह से यहाँ पर शक्ति अपनी सारी बातें टीम मेंबर्स को बता रही होती है। खैर अब ये सभी लोग अपना रास्ता भूल चुके होते हैं। उनको याद नहीं आ रहा था कि कल रात उन्होंने टेंट किस जगह पर डाला था। तो शक्ति अपने टीम मेंबर से कहती है कि अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे तो हाईवे तक पहुंच जाएंगे। इस तरह से इस जंगल के बारे में एक मैप निकालकर टीम मेंबर्स को बताने लगती है और आगे बढ़ने का रूट भी बताती है कि हम इस रास्ते से चलेंगे तो शाम तक हाईवे पर पहुंच जाएंगे। अब सारे लोग शक्ति को फॉलो करने लगते हैं। अब थोड़ा आगे चलने पर मीना को थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगता है। मतलब कि उसके पास पैंट नहीं थी ना, इसलिए। और ऊपर से बेचारी का पैर भी जख्मी होता है। तो अब शक्ति वरुण के पास आकर उसकी पैंट मांगने लगती है, लेकिन यहाँ पर वरुण टोटली मना कर देता है कि मैं अपनी पैंट नहीं दे सकता। तो शक्ति अपनी पैंट उतार कर मीना को दे देती है और वो खुद नीचे जैकेट बांध देती है। अब थोड़ी दूर आने के बाद एक पेड़ के पास मीना के पैंट और शूज नजर आते हैं। शक्ति बहुत ही खुश होकर उस पेड़ के पास जाती है और मीना के कपड़े लाने लगती है। लेकिन मीना शक्ति से कहती है कि शक्ति उन कपड़ों को मत छो, पता नहीं उसके अंदर कौन सी बला होगी। लेकिन शक्ति उसकी बातों को इग्नोर करने लगती है और मीना की पैंट पहनकर कहती है कि अरे कुछ नहीं होगा मीना, ये बस कपड़े ही तो है। अब उसके थोड़ा आगे जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि एक पेड़ के ऊपर उनको एक शहद का छत्ता दिखाई देता है। ये देखकर मारन बहुत ज्यादा खुश रहता है और बाकी टीम मेंबर से कहता है कि इसका मतलब है कोई गांव आसपास मौजूद है या फिर कोई हाईवे पास ही है। अब शक्ति और मीना को यहीं पर रुका कर आगे का रास्ता ढूंढने के लिए ये तीनों ही निकल जाते हैं। अब ये तीनों थोड़ी दूरी पर आते हैं और इनको फिर से वही छत्ता दिखाई देता है। अब ठीक वैसे ही मधुमक्खियों का छत्ता देखकर उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता। वो कहते हैं कि थोड़ी देर पहले ऐसा ही छत्ता हमने देखा था, लगता है हम सेम उसी जगह पर आ गए हैं। अब ये लोग तय करते हैं कि ये लोग वापस शक्ति और मीना के पास जाएंगे। लेकिन ये जंगल एक ऐसा भूल भुलैया होता है जहाँ पर उन लोगों को सारी चीजें सेम ही दिखाई दे रही थी। जितना भी आगे जाओ उन लोगों को शक्ति और मीना मिल नहीं रही थी। लेकिन फाइनली शाम होने तक वो तीनों ही शक्ति और मीना को फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन तब तक यहाँ पर 5 लोगों का हाल बेहाल हो चुका था, ना पानी ना खाना। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं जयराम अपनी बेटी शक्ति की तलाश में इस गांव वालों के पास आ जाता है और गांव वालों को साथ लेकर जंगल की तरफ जाने लगता है। मतलब कि शक्ति का फोन कनेक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए वो यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ इस तरफ ये 5 लोग किसी पानी के आसपास एक कैंप फायर लगाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद मारन लकड़ियां लाने के लिए जाता है आग जलाने के लिए। लेकिन तभी अचानक उसको आग लगा हुआ एक बंदा नजर आता है। अब उसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और भागकर अपने टीम मेंबर के पास आकर उन्हें उसके बारे में बताने लगता है। रुद्रा से कहने लगता है कि वहाँ पर कोई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शॉकिंग बात ये होती है कि इन सारे ही लोगों को वहाँ पर अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही थी। कल रात जो देखा वो सारी चीजें। और उसी तरह से यहाँ पर शक्ति को अपनी माँ नजर आती है और शक्ति अपनी माँ को बचाने के लिए जाती है। अब उसके बाद सुबह होने के बाद जब शक्ति की आंखें खुलती है तो उसके सामने उसके पिताजी जयराम होते हैं। मतलब कि जयराम ने गांव वालों के साथ मिलकर जंगल में जाकर इन लोगों को ढूंढ लिया था। जयराम और गांव वालों को ये लोग जंगल के अंदर अलग अलग जगहों पर मिले जो कि बेहोश हालत में पड़े थे और ये लोग उन्हें उठाकर यहाँ पर लेकर आ गए। अब शक्ति अपने पापा से पूछने लगती है कि पापा क्या सच में मेरी माँ मर चुकी है? आप तो हर एक चीज की अच्छी तरीके से इंस्पेक्शन करते हो और तभी जाकर एक नतीजे पर पहुंचते हो। तो उस दिन आपको पुलिस वालों ने माँ के बारे में बताया तो आपने कैसे भरोसा कर लिया कि वो मर चुकी है? मुझे मेरी माँ जंगल में दिखाई दे रही थी। चलिए पापा हम माँ को वापस लेकर आते हैं। तो यहाँ पर जयराम शक्ति को संभालते हुए उसे कहता है कि ठीक है बेटा हम चलेंगे। लेकिन उस वक्त पता नहीं जयराम को क्या हो जाता है, वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब शक्ति अपने पिताजी को हॉस्पिटल ले जाने लगती है और जयराम की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है। वो शक्ति से कहने लगता है कि बेटा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी माँ को ढंग से ढूंढ नहीं पाया, तुम मुझे माफ कर दो और मेरा अधूरा काम तुम पूरा करना। पता करो कि आखिरकार उस जंगल में क्या हो रहा है। इस तरह से जयराम की यहीं पर मौत हो जाती है।
उसके बाद शक्ति अपने पिताजी के अधूरे काम को पूरा करने का डिसाइड करती है। मतलब कि काफी सारा रिसर्च करने लगती है। उस गांव में जाकर गांव वालों से जंगल के बारे में पूछताछ करने लगती है। गांव वाले उसे बताते हैं कि 20 साल पहले जो लोग एनकाउंटर में मारे गए थे, उन्हीं लोगों की आत्मा इस जंगल में भटक रही है। जो कोई भी जंगल के अंदर जाता है, वो सारी आत्माएं मिलकर उस बंदे को मार देती है। अब इसी दरमियान में शक्ति को एक पुलिस ऑफिसर के बारे में पता चलता है। शक्ति उस पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और पूछताछ करने लगती है। पुलिस वाला कहने लगता है कि मेरे पापों का कर्म ही मैं भुगत रहा हूँ। 20 साल पहले जब आश्रम के सामने गांव वाले धरना दे रहे थे, तब आश्रम के साइड से पुलिस वालों को ऑर्डर आया कि उन गांव वालों का एनकाउंटर कर दिया जाए। पुलिस वालों को ऊपर से भी ऑर्डर आया और उस फायरिंग में एक्चुअली 8 लोग नहीं मरे थे, बल्कि यहाँ पर पूरा सच ये था कि उस दिन एनकाउंटर में 40 लोग मरे थे और वही पाप अब तक मैं भुगत रहा हूँ। मतलब कि दोस्तों, इस पुलिस वाले की फैमिली में कोई भी नहीं होता, सब लोग मर चुके होते हैं। उसके बीवी बच्चे कोई नहीं बचता और ये पुलिस वाला यहाँ पर अकेला रहकर दुख में तड़प रहा होता है। अब वो पुलिस वाला सबूत के तौर पर शक्ति को एक फाइल देता है और उसी तरह से शक्ति ये भी समझ जाती है कि शायद इसी फायरिंग में उसकी माँ भी मर चुकी होगी। अब यहाँ पर एक और बात यह है कि शक्ति अपने साथ एक हिडन कैमरा लेकर गई थी और वो उसमें पुलिस वाले की सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है। अब शक्ति को उसकी माँ की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। कल रात मैंने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने देखा, क्या वो सच है या फिर झूठ? तो अब इसी के बारे में पता करने के लिए शक्ति एक फॉरेन लेडी और वरुण के साथ दोबारा उसी जंगल में जाती है। अब जंगल के अंदर जाने के बाद उन लोगों के साथ दोबारा से सेम वही घटनाएं होने लगती है। मतलब कि उन लोगों को अजीब अजीब तरह का हेलुसिनेशन होने लगता है। खैर, अब उसके दूसरे दिन वो फॉरेन लेडी शक्ति और वरुण से कहती है कि जब मैं टीनेज की उम्र में थी, तब उस वक्त एक विच क्राफ्ट करने वाली औरत मेरे पास आई थी और उन्होंने मेरे ऊपर कुछ विच क्राफ्ट परफॉर्म किया। उन लोगों ने मुझे खून से नहलाया और एक डॉल मेरे हाथ में दी। तब पता नहीं उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया कि हर रोज मैं उनके पास जाया करती थी। हर रोज मुझे बहुत ज्यादा बुरे सपने आते थे और इस हादसे से उबरने के लिए मुझे बहुत ज्यादा वक्त लगा। अब उसकी बातें सुनने के बाद शक्ति को समझ में आ जाता है कि वो अपनी माँ को बहुत ज्यादा मिस कर रही है, जिस वजह से शायद शक्ति को कल रात अपनी माँ नजर आई थी। अब यहाँ पर वरुण कहने लगता है कि शक्ति, उस दिन तुमने मेरी पैंट मांगी थी मीना को देने के लिए, लेकिन मैंने अपनी पैंट तुम्हें देने से मना कर दिया था क्योंकि मेरे पैर जले हुए थे। दरअसल दोस्तों, जब वरुण छोटा था तब उस वक्त वरुण की दादी वरुण की माँ को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी। अब एक दिन वरुण की माँ को ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने अपने आप को आग लगा दी और अपनी माँ को जलता हुआ देखकर वरुण अपनी माँ को बचाने के लिए दौड़ा और इसी हादसे में वरुण के पैर जल गए थे। लेकिन तभी उसी वक्त वरुण की माँ उस हादसे में नहीं बची, बेचारे उनकी भी मौत हो गई थी। तो दोस्तों, कल रात वरुण को भी ऐसे ही सपने आ रहे थे। तो ये जानने के बाद शक्ति समझ जाती है कि हमारे जिंदगी में जो कोई भी बुरी घटनाएं घटित हुई है, वो सारी घटनाएं जंगल में हमारे दिमाग में हेलुसिनेट होने लगती है, जिससे कि हमें वहां पर बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। उसके बाद शक्ति बाकी के लोगों से भी पूछताछ करती है, मतलब कि रुद्रा और मारेन। तो उन लोगों की भी जिंदगी में कुछ बुरी घटनाएं हुई थी, वही चीजें उन लोगों के साथ हेलुसिनेट हो रही थी। तो शक्ति सोचने लगती है कि वहां पर ही जाने से ऐसा क्यों होता है। अब इसके बारे में जानने के लिए वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर की मदद लेकर अपने जान पहचान के एक साइंटिस्ट को लेकर उस जंगल में जाने लगती है। अब वो साइंटिस्ट वहाँ की सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा करके सैंपल ले लेता है, मतलब कि मिट्टी, पेड़ पौधे, पानी, ये सब कुछ ले लेता है ताकि लैब में जाकर इसके ऊपर जांच पड़ताल कर सके। अब लैब में ले जाकर टेस्टिंग करने के बाद उन्हें शॉकिंग बातें पता चलती है और यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। वो साइंटिस्ट शक्ति से कहने लगता है कि एक्चुअली इस जंगल में कुछ स्पेशल कैरेक्टर के पेड़ है। अगर कोई भी उन पेड़ों को हानि पहुंचाएगा तो वो पेड़ बाकी के पेड़ों से कम्युनिकेट करके उनको इन्फॉर्मेशन पास करेंगे कि पेड़ों को हानि हो रही है। तो ये संदेश पहुंचने के बाद वो पेड़ अपने पत्तों से एक अलग ही तरह की गैस रिलीज करते हैं, जिसकी कोई भी स्मेल नहीं होती, लेकिन जानवर इस स्मेल को सूंघ सकते हैं, जिस वजह से वो यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन कुछ जानवर जो इस पेड़ के पत्ते खाते हैं वो यहीं पर मर जाते हैं। और एक्चुअली नेचर ने ही इन पेड़ों को ऐसी जबरदस्त शक्ति दी है ताकि वो बाकी के पेड़ों को बचा सके। इस वजह से कोई भी वहां पर जाकर उन पेड़ों को काट नहीं पाया और उसी तरह से किसी को भी पता नहीं चला कि वो पेड़ हानिकारक है, मतलब कि गैस रिलीज करते हैं और उस गैस की वजह से इंसानों को हेलुसिनेशन होता है। रिसर्च करने पर यह बात पता चली है कि वहां पर तकरीबन 40 पेड़ ऐसे हैं जो उस तरह की गैस रिलीज करते हैं। जब ये पेड़ बड़े हो जाते हैं तब इन पेड़ों में गैस रिलीज करने की पावर आ जाती है। अगर कोई भी इन पेड़ों को जरा सा भी खरोच दे तो ये तुरंत ही बाकी पेड़ों को इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं ताकि सभी पेड़ गैस रिलीज कर सके और वो लोग डर के मारे यहाँ से भाग जाए। और इसलिए उस दिन जब ये लोग ट्रेकिंग करने के लिए गए थे और चिड़िया का घोंसला ऊपर पेड़ पर रख रहे थे, तब उन्होंने उस पेड़ को खरोच दिया था, जिस वजह से उन लोगों को हेलुसिनेशन हुआ और उन लोगों को लगा कि यहाँ पर कोई आत्मा है।
खैर, अब यही साइंटिस्ट नॉर्वे में जाकर ऐसे ही पेड़ों के बारे में सब कुछ बताते रहता है। कहने लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के जंगल में भी इस तरह के पेड़ मौजूद है, लेकिन धीरे धीरे जंगल नष्ट होने की वजह से वो सारे पेड़ लुप्त हो रहे हैं। और वहाँ पर जो पेड़ है वो शायद पेड़ स्टार्टिंग के स्टेज में थे, मतलब कि उन पेड़ों की उम्र कम थी, इसीलिए वहाँ के इंसानों को हेलुसिनेशन नहीं हुआ। लेकिन कभी न कभी ऐसे पेड़ इंसानों से अपने आप को बचा ही लेते हैं। खैर, अब कहानी के एंड में हम देखते हैं शक्ति उस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की वीडियो किसी टीवी न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट करने लगती है। वही कि आश्रम वालों ने जंगल में आक्रमण करके वहां पर अपना डेरा बना लिया है, जंगल के बहुत ज्यादा पेड़ काटे और वहां पर इलीगल तरीके से बिजनेस भी हो रहा है। अब ये न्यूज देखने के बाद गांव वाले दोबारा से जागरूक हो जाते हैं और उस आश्रम के पास आकर दोबारा से धरना देने लगते हैं। इसी दरमियान में शक्ति को भी ये बात पता चलती है कि ऑस्ट्रेलिया के जंगल में एक लैंडस्लाइड हुई है। तो वो साइंटिस्ट शक्ति को कॉल करके बताता है कि उस जगह पर लैंड स्लाइडिंग होना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जगह बिल्कुल भी ठीक है, लेकिन फिर भी लैंड स्लाइडिंग हो गई। इसका मतलब यही है कि नेचर ने इंसानों से अपने आप को बचा लिया। वहां के इंसानों ने पेड़ों को काटा होगा, इसीलिए ऐसा हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर नेचर को बचाने के लिए शक्ति अपनी माँ की तरह ही धरने पर बैठ जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।